हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। और मैं आपको एक मतलब रिकॉल करवा दूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन था हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? R इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन concentration of either reactant or product with respect to time। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन का। जहां पर पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। क्लियर है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? क्लियर है? तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ये आपकी कौन सी एक्सिस होगी? वाई। ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स। एक्स एक्सिस में मैंने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। और वाई एक्सिस में क्या ले लेता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे टाइम क्या होता जाता है? बढ़ते चले जाता है, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जाता है? डिक्रीज होते चले जाता है। क्लियर है? तो ऑन इंक्रीजिंग टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। बराबर है? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का होते जाएगा, कम होते चले जाएगा। ये किसको बताया? रिएक्टेंट को। किसको बताया? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या था? मैक्सिमम था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का होता गया, कम होता गया। क्लियर कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, कोई डिस्कशन, कोई ऑब्जेक्शन? लेकिन अगर हम लोग किसके लिए बात करते हैं? प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए क्या देखा जाता है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होते जाता है? बढ़ते चले जाता है। तो उसकी ग्राफ अगर हम देखते हैं, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये इस तरह से हमको दिखाई देता है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? क्या दिखा है यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता चला गया। तो ये किसके लिए हो गया बोलो? रिएक्टेंट के लिए। क्लियर है? और ये किसके लिए हो गया बोलो? प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब अगला हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इस चैप्टर की जान। ये आगे आपको तो पूरे चैप्टर के ऊपर आपको क्या है? कमांड है। और ये आपको आना ही चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये देखेंगे हम लोग। और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक पर पूरा हमारा कमांड आ जाए। क्लियर है? चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है हमारा टॉपिक। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अरे क्लियर है क्या? ये टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसको लर्न करने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग देखें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं। क्लियर है? स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर मौजूद स्पीशीज के सामने जो क्या लिखी होती है? वैल्यूज लिखी होती है। उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? जिनको देखकर हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है? इतना बात समझ नहीं रही? तो स्टोइचियोमेट्री क्या हो गया? those constant terms which are mentioned in front of the species of reactant or product will be considered as like stoichiometry। एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स क्या देता है? स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये मेरा रिएक्टेंट हुआ, ये मेरा प्रोडक्ट हुआ। जितने भी टर्म्स मैंने स्मॉल में मेंशन किया ना भाई, वो सब के सब क्या है? स्टोइचियोमेट्री है। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? और ये क्या हो गए?
ये रेटिंग स्पीशीज हो गई जो कैपिटल्स वाले हो गए, और ये कैपिटल वाले जो हो गए ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। जितने भी वर्ड स्मॉल में लिखे वो क्या हो गए, स्टोइचोमेट्री हो गए। अब इनको देखकर हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अरे क्लियर क्लियर है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अबव केमिकल रिएक्शन इज, फॉर अबव केमिकल रिएक्शन इज, कैसे लिखेंगे आप, R इज इक्वल टू स्मॉल r, क्या हो गया आपका, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। हमको मालूम है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जितना रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा, उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। क्लियर है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर है, आगे चलते हैं। स्टोइचोमेट्री लिखते हैं, इसकी स्टोइचोमेट्री कितना है बच्चों, 1/a हो गया। कितना हो गया, 1/a। अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने, माइनस क्या लिखा मैंने, d into concentration of A, change in concentration of A with respect to time is equal to, नेगेटिव साइन क्यों है बच्चों, क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, B 1/b। आप देख रहे होंगे कि मैं स्टोइचोमेट्री को पहले लिख रहा हूं, उसके बाद ब्रैकेट लगा रहा हूं, फिर माइनस साइन लगा रहा हूं, बराबर है कि बराबर है। आगे चलते हैं, माइनस क्या आ जाएगा, चेंज इन concentration of B with respect to क्या हो जाएगा, टाइम is equal to क्या हो जाएगा, 1/c। अब प्रोडक्ट की बात हो रही है बच्चों, तो नेगेटिव साइन आएगा क्या, नहीं, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/d, क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इस तरह से हम लोगों ने स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दिया। आप देखेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट बराबर है किसके, बोलो, प्रोडक्ट के। अरे बराबर है, तो स्टोइचोमेट्री जो भी होगी उसको क्या करना है, इनवर्स फॉर्म में लिखते चले जाना है। जिसकी जो भी स्टोइचोमेट्री, ए की स्मॉल ए था इसलिए लिखा, बी का स्मॉल बी स्टोइचोमेट्री था, सी का स्मॉल सी था, डी का स्मॉल डी था, सबको मैंने कैसे फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। ये चीज आपको याद रखनी है, और इस तरह से आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में मेंशन करना है और लिखना है। इतना बात समझ जाएगी नहीं। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसको कैसे फॉर्म में लिखना है। ये तो मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में लिखा, वर्डिंग फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे फॉर्म में, वर्डिंग के फॉर्म में। तो वर्डिंग के फॉर्म में अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए बोला तो एक बात समझना जरूरी है, हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। इतना बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर -dA/dt है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो -dA/dt की प्लेस पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, आप देखिए ध्यान से क्या मेंशन करता हूं मैं। मैंने लिखा आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे क्लियर है, तो क्या लिखूंगा मैं इसी को बच्चों, इसी को लिखूंगा रेट ऑफ नेगेटिव साइन क्या बता रही है, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आएगा डिसअपीयरेंस। क्या आएगा, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कौन डिसअपीयर हो रहा है बच्चों, ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अरे क्लियर है क्या मेरे भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अरे समझा क्या, कोई दिक्कत, आर मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपने कन्वीनियंस के लिए एग्जाम में। लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपको, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं हम लोग, -dA/dt लिख दिया मैंने, अगर मैं क्या लिखूंगा, -dB/dt लिख दिया मैंने, यानी क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू T। तो क्या लिख लूंगा इसको, रेट ऑफ, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ, माइनस साइन का बता रहे डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अरे बोलो भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ऐसा लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। तो क्या मालूम पड़ता है हमको, माइनस, दिख रहा है आपको, पक्का नहीं, अब क्या आएगा, प्लस, क्यों, अब प्रोडक्ट की बात हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब डिसअपीयरेंस की बजाय बच्चों क्या आएगा, अपीयरेंस आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या आएगा बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ में बती रही, इसलिए मैंने कैपिटल में ए बना दिया ताकि आप क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, अरे क्लियर की नहीं क्लियर है, क्या लिख दूंगा यहाँ पे आप, रेट ऑफ D के बजाय ए लिख दूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे चलते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, प्लस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या मेंशन होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्या मेंशन होगा बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अरे बोलो बोलो बोलो, डी आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ, अरे बोलो अपीयरेंस ऑफ, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरी इतनी बात समझ में आई क्या पब्लिक को, अरे बोलो ना भाई, समझ में आएगा सबको, कोई दिक्कत, समझ में आई बात ना, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन। अब इसी को मैं बच्चों बोल रहा हूं कि आपको वर्डिंग फॉर्म में लिखिए, कैसे फॉर्म में लिखिए, वर्डिंग। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को वर्डिंग फॉर्म में मैं लिखता हूं, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन जिसको मैंने ऊपर लिखा था वर्डिंग फॉर्म में लिखूंगा, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, समझ में नहीं, क्या हो जाएगा बोलो, आर इज इक्वल टू 1/a था ना, क्या था बोलो, 1/, ये यहाँ पर ना लिखकर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, समझ में नहीं, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, देखो 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 ध्यान से देखो, आर इज इक्वल टू 1/a था, तो 1/a को वैसी रहने दिया मैंने, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अरे कोई दिक्कत, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलो 1/b, क्या हो जाएगा 1/b, और आगे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अरे बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे ए की बात की, यहाँ पर उसकी बात किया बी की, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/c, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/d, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो इसी को मैंने वर्डिंग फॉर्म में लिख दिया, कैसे फॉर्म में लिख दिया, वर्डिंग फॉर्म में, अरे क्लियर है। आप जब देख रहे होंगे मैं वर्डिंग फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इनके साथ कोई भी माइनस साइन यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि डिसअपीयरेंस खुद नेगेटिव साइन को बता रहा है, डिसअपीयरेंस खुद नेगेटिव साइन को बता रहा है, अपीयरेंस अपीयरेंस खुद किसको बता रहा है, पॉजिटिव साइन को बता रहा है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आया। जब वर्डिंग फॉर्म लिखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मेंशन किया, वैसे यहाँ पे साइंस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखा जाता है और मेंशन किया जाता है, समझ में नहीं, ये वर्डिंग फॉर्म में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, कैसे फॉर्म में हो गया, वर्डिंग फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों आपको, मैं उम्मीद करता हूँ हर एक को चमका होगा, अरे चमका, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, सबको चमका कि नहीं चमका, देखो ध्यान से, सबको चमकना चाहिए, क्लियर है। अब देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा मैं आपको, अब इसको समझना जरूरी है, आपको एग्जाम में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, तो दिमाग की दही नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर, समझ नहीं, जब पहले से बता दूंगा तो आप मेंटली क्या रहेंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे। क्या होता है बच्चों, मैं ये बोलता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर इज इक्वल टू 1/, अब जब मैंने वर्डिंग फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखकर बता दिया, तो अब क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज में लिख कर दे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे, आप उसका आंसर दो। क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या बोला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है वो कितना टाइम्स है किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का। तो जिसको पूछे ना बच्चों उसके स्टोइचियोमेट्री को जिससे कंपेयर करके पूछे उसके पास भेज दो। जैसे यहाँ पे पूछा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का कितना टाइम्स है, तो इसके स्टोइचियोमेट्री को उस तरफ भेज देंगे, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बाय बी, क्या हो जाएगा, ए बाय बी, और हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू A by B times of rate of disappearance of B। इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं कि rate of disappearance of B is how many times rate of appearance of C, क्या आंसर आएगा, B by C। rate of appearance of C is how many times rate of appearance of D, C by D। अब मैं पूछता हूं rate of appearance of D is how many times rate of appearance of C, D by C। मैं पूछूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो क्या बोलोगे, ए बाय डी बोलोगे, क्या बोलोगे, ए बाय डी। अरे समझा क्या, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखकर भी बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ ताकि पब्लिक को बात समझ में आ जाए और किसी को टेंशन कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अरे बराबर, इतनी बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है और इंजॉय भी कर रहे हैं,
तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? क्लियर है? अभी आगे मैं लिखकर बताता हूँ। क्लियर है? तो अब आपको मास्टरमाइंड बनने का टाइम आ गया। तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था वो इस तरह से था। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मेंशन करता हूं मैं, क्या मेंशन करूंगा, ऐसा लिखा रहेगा आपके एग्जाम में बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ rate of is how many times rate of disappearance of B। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A is how many times rate of disappearance of B। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन जो भी लिखी रहेगी उसका ऐसे फॉर्म में रेट लिख लो। पहले क्या लिख लो? केमिकल इक्वेशन दी रहेगी क्वेश्चन में, ऑब्वियस दी रहेगी, उसका ऐसे फॉर्म में रेट लिख लो। जब ऐसे फॉर्म में रेट लिख लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल डिफिकल्टी। अब ये देखना है किसको किससे कंपेयर किया है। तो बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। जिसको जिससे कंपेयर किए, ए को कंपेयर करा किससे? बी से। अब जब ये अपने पास पहले से लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इनके रेट्स को लिख लेंगे। अरे बराबर है? तो सॉल्व कैसे करना है देखो ध्यान से। क्लियर है? एक एक बताऊंगा मैं, इसके बाद एग्जांपल बताऊंगा और सीधा मैं आपसे वसूल लूंगा। समझ में आया? तो जिसकी बात किया, ए की बात किया और बी की बात किया, जब आप ये पहले से लिख लेंगे तो इनके रेट्स को लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो गया? 1/a माइनस डी ए बाय क्या हो गया? डी टी इज इक्वल टू व्हाट? 1/b माइनस डी बी बाय क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? अब क्या बोला था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, म्हणजे इसको पूछा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। जिसको पूछे उसके स्टोइकियोमेट्री को उस तरफ मूव कर दो। अरे क्लियर है? किसको पूछा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाय क्या हो जाएगा बच्चों? डी टी इज इक्वल टू ए को उस तरफ मूव कर दिया तो क्या हो गया? ए बाय बी माइनस डी बी बाय क्या हो जाएगा बच्चों? डी टी हो जाएगा। अरे सबको समझा क्या? किसी को एडिशन कोई ऑब्जेक्शन? तो आपको बोल दिया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बराबर है विद रिस्पेक्ट टू टी इज हाउ मेनी टाइम्स? A by B टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया बोलो? A by B टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। अरे बराबर है? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आई? अब हम लोग एग्जांपल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है? इतना बात समझ में आई क्या? अब एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, आप मुझे रेट बताएंगे, रेट कैसे लिखना है। बराबर है? मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप मुझे रेट लिखकर बताएंगे और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के फॉर्म में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपको बोलेगा एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर है? ये क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या करो, ये जो रिएक्शंस दिए गए हैं इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर बताइए आप। पहला क्वेश्चन दे दिया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया आपको? 2N2O5 गिव्स क्या देता है? 4NO2 प्लस क्या देता है? O2 देता है। बराबर है? दूसरा दे दिया, कंसीडर करो आप 2HI, ये क्या देता है आपको? H2 प्लस क्या देता है? I2 देता है। क्लियर है? थर्ड कंसीडर कर लीजिए, क्या आपको क्या देता है? NH4 NO2, ये क्या देगा आपको? NH4 NO2 क्या देगा आपको? तो ये N2 बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? 2H2O। बराबर है? कोई दिक्कत? तो ये सब आपको रिएक्शंस आएंगे जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, एंड हायर ऑर्डर रिएक्शन। तो वहां पे सब एग्जांपल्स मैं मेंशन करूंगा, वहां पे आपको ये सब रिएक्शन लर्न करने मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। चलो आप लोग बताएंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब भूल गया, अब आप लोग बताओ। क्लियर है? तो क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन लिखो। तो पहले वाले के लिए चलो बताओ, फर्स्ट वाले के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएंगे आप लोग? तो फर्स्ट वाले की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अब बताओ, स्टोइकियोमेट्री क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या है? 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कितना है? 1 है। अरे क्लियर है? तो आप जब लिखना शुरू करेंगे इसका, तो R इज इक्वल टू, बोलो 1/2 बराबर है चेंज इन माइनस
change in concentration of N2O5 with respect to time is equal to बराबर रिएक्टेंट देखी थी ना बच्चों यहाँ पे। अब चलते प्रोडक्ट पे, तो क्या लिखेंगे 1/4, कुछ साइन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, इसका मतलब प्लस साइन लगाया यानी प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत। डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर है इज इक्वल टू कुछ नहीं है यानी क्या हो गया 1/1 हो गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। अरे क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू NO2 कितना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू NO2 कितना है? तो कितना हो जाएगा बताओ? 2/4, 2/4 यानी कितना हो गया 1/2, 2/4 हो जाएगा, 2 अंदर 2 2 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसा मौखिक बोलने का, आग लगा देने का, समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो क्या बोलोगे 4/2, 4/2 करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या लिख रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2HI दिया है, क्या दिया है 2HI, तो बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया टाइम हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट है, कुछ नहीं स्टोइचियोमेट्री यानी 1, कुछ नहीं स्टोइचियोमेट्री यानी 1, तो क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसका थर्ड वाले का लिखा बताइए क्या हो गया R इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई स्टोइचियोमेट्री यानी कितना है 1 है, तो क्या लिखोगे माइनस D, क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/2, और क्या हो जाएगा बोलो 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 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बराबर है H2O बाकी कितना हो जाएगा बोलो dt हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? तो सबका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं समझ में आया? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसका रिवर्स करो, एग्जाम में अगर आपको केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोलेगा। अब अगर आपको क्या दिया रहे रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहे और केमिकल इक्वेशन लिखने बोले तो आप कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। समझ में बनती नहीं? क्लियर है? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, बराबर है, आपको बोलेगा बाय ऑब्जर्विंग गिवन इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन write down the equation of chemical reaction, write down the equation of chemical reaction। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा बच्चों, बराबर है, और इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बोलेगा। क्या दिया गया रेट ऑफ, ये क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई कंसीडर करो 1/4 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/3 minus change in concentration of B with respect to time is equal to 1/2, दिख रहा है आपको 1/2 change in concentration of C with respect to time, क्लियर है, is equal to क्या दे दिया आपको, या आप कंसीडर के लिए 1/4 दे दिया, और आगे क्या हो जाएगा 1/3 change in concentration of D with respect to time। कोई दिक्कत? अब इसको देखकर आपको क्या करना है केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो कोई मुश्किल नहीं लिखना है इसको, कितना इजी है सॉल्यूशन, धज्जियां उड़ा देंगे इसकी हम लोग। ये क्या है स्टोइचियोमेट्री किसका A का, तो क्या हो जाएगा 4A प्लस 3B गिव्स क्या देता है बोलो 4C प्लस क्या देता है 3D। कोई मुश्किल? जिस इक्वेशन में जिस ऑप्शन में ऐसी इक्वेशन आपको दी जाएगी वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, टेंशन खत्म। अरे बराबर है कि बराबर है? अभी नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसके बाद तो ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हुई। अब मैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आपको लेकर चलता हूं जो स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन के ऊपर क्या रहेगी बेस्ड रहेगी। समझ में बनती नहीं? तो आप देखो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, क्या बोल रहा है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 if the concentration of NO2 increases by कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 कितने से बढ़ रहा है 1.6 into 10⁻²। तो ये NO2 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, कितने टाइम में बढ़ रहा है ये 4 सेकंड में। तब मालूम करने बोला, क्या मालूम करने बोला कैलकुलेट द फॉलोइंग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मालूम करो,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 मालूम करो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 मालूम करो और रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करो। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। इसको लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने जा रहा हूं, तो जो रिएक्शन पहले दिया पहले उसको लिख लो। 2N2O5 गिव्स क्या देता है आपको 4NO2 प्लस क्या देता है O2। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, R इज इक्वल टू 1/2, ये रिएक्टेंट था तो माइनस साइन आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू T इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। क्लियर है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाए, कुछ नहीं है यहाँ पे O2 है सिर्फ, इसके साथ कुछ नहीं, यानी कितना होगा 1 होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, टाइम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट थिंग क्या मालूम करने बोला था आपको, सबसे पहली चीज मालूम करने के लिए बोला आपको फर्स्ट वन क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मालूम करने बोला था, तो NO2 का जो रेट है वो हम लिखेंगे। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं हम लोग। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्या होता है इसका रेट, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मालूम करने के लिए बोला था आपको, बराबर है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जब मालूम करने के लिए बोला था तो हम लोग क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू, हाँ क्या होता है dNO2/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt। मैंने आपको बताया था कि जब रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात की जाती है तो उसके साथ क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, R इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोला था ना, तो हमने इसके लिए इसके साथ स्टोइचियोमेट्री नहीं लगाया। समझ में आई बच्चों? आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे तो क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मालूम पड़ता है, dNO2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितना दिया गया था आपको 1.6 into 10⁻², तो 1.6 into 10⁻² लिख दिया मैंने, बाय टाइम कितना था 4 था, टाइम कितना था 4 बराबर है, इसको क्या करो डिवाइड करो, 4 1 4 बराबर है 0.4, 4 4 16 होता है कि नहीं होता है, तो R इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 0.4 into 10⁻²। अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, जब 10 से 0.4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे वाला 10 ऊपर आएगा 10⁻1 into 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻³ R मिल गया। अरे क्लियर है? क्या होती है इसकी यूनिट, मोलर पर सेकंड होती है। कंसंट्रेशन किसमें दिया था, मोलर में दिया था अपने को, दिख रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन किसमें दिया था, मोलर में, और टाइम इसमें दिया सेकंड में, इसलिए अपनी R की वैल्यू क्या होगी बोलो 4 into 10⁻³ मोलर पर सेकंड। ये अपने को किसकी वैल्यू मिल गई बोलो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मिल गया। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। सेकंड थिंग क्या मालूम करने बोला था आपको, सेकंड थिंग आपको मालूम करने के लिए बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मालूम करने बोला। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस मालूम करने बोले तो आपको क्या करना है, पहले रेट लॉ इक्वेशन लिख लेना है, पहले रेट इक्वेशन लिख लेना है। ये हमने रेट इक्वेशन लिख लिया था, बराबर है कि बराबर है। हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके बराबर है 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के बराबर है। क्लियर है? इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 is equal to 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाय dt। अब आप बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना आ चुका था अपने पास, अरे बोलो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना है 4 into 10⁻⁻3, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू T इज इक्वल टू क्या थी 1/4 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी 4 into 10⁻⁻3, 4 1 4 4 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू T कितना हो गया बच्चों 1 into 10⁻³ हो गया, कितना हो गया 1 into 10⁻³ मोलर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को वैल्यू मिल गई। इतना समझ में आई बात आप लोगों को? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन भी नहीं रखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते साथ ही क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ में बची नहीं अगर आप सही तरीके से क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड क्या था अपना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अब देखो सब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के फॉर्म में दिया कि नहीं दिया है, तो थर्ड हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिया,
मालूम करने बोला। तो जब हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को लिख लिया था तो अपने लिए कोई मुश्किल है क्या? हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 मिल चुका है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके इक्वल है? 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है कि नहीं है इक्वल भाई? अरे बोलो। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बाय क्या हो गया dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 तो dO2 बाय dt बराबर है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 जैसा था वैसी लिखा मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/2 था ना यहाँ पे, इसको उस तरह मूव कर दूंगा मैं 2 इंटू क्या हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बाय क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अरे क्लियर है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बाय कितना हुआ dt इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना आया था 1 इंटू 10⁻³ तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 इंटू 10⁻³ अरे कोई दिक्कत 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 तो क्या हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो गया 2 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमको मालूम हो गया। क्लियर है? अभी फोर्थ थिंग क्या मालूम करने बोला था आपको, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन को मालूम करने बोला रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने बोला था। अब आप देख लो ये क्या है अपना रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है dO2/dt की है क्योंकि उसके साथ कोई भी स्टोइचियोमेट्री नहीं है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने बोला तो R इज इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 हो गया तो R इज इक्वल टू dO2 बाय क्या हो गया dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना है था बच्चों 1 इंटू 10⁻³ तो इसीलिए क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। और हर एक केस में हम लोग देखते हैं बच्चों, हर एक केस में हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी यही आएगी। क्यों? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके इक्वल है? अरे बोलो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के, और वो किसके इक्वल है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 के। तो हर एक केस में अपनी वैल्यू क्या आने वाली है? अरे बोलो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है 1 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। मैं आपको फाइंड आउट करके भी बता देता हूँ, इस केस में भी देख लिया हम लोगों ने। आगे देखते हैं R इज इक्वल टू किसके इक्वल था और R 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा तो 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोला बाय dt बराबर तो 1/4 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना आएगा 4 इंटू 10⁻³ तो क्या लिख दूंगा मैं 4 इंटू 10⁻³ 4 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना है बच्चों रेट R इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो मैं पहले ही बता दिया मैंने आपको ये सब क्या है आपस में इक्वल है ना सब, तो सबका रेट कितना आने वाला है 1 इंटू 10⁻³ आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपका दिमाग की बत्ती जल जाए, समझ में बत्ती नहीं। आगे रेट किसके इक्वल था R इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 माइनस d N2O5 बराबर है बाय क्या था dt था तो R इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 जब यहाँ पे मालूम किया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना आया था 2 इंटू 10⁻³ तो कितना लिखूंगा 2 इंटू 10⁻³। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों तो कितना आ गया 1 इंटू 10⁻³। हर एक केस में अपनी वैल्यू यही आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो ना, इतना बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो डिटरमाइन करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। हर एक केस में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू वही चाहिए। तो क्या करना है जिसके साथ कोई भी स्टोइचियोमेट्री नहीं रहेगा उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वही सबकी वैल्यू हो जाएगी। इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देख लीजिए, कोई भी डाउट है कोई भी टेंशन है तो आप बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? न्यूमेरिकल्स मैंने इस टॉपिक पे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करवाया है, बाकी आगे जो टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा उन टॉपिक्स के अंदर हम लोग पहले थ्योरी को स्टडी करेंगे। एक मर्तबा थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया फिर मैं पूरे फॉर्मूले समराइज फॉर्म में लिखाकर आपको क्या करूंगा आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा जिसमें हम लोग जेईई नीट और सीईटी वगैरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आप क्या कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।